हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये मेरी क्लास जो है मतलब मैं रिकॉर्डिंग सेशन जो है आप सभी के सामने जो है रोजाना 10 बजे आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाया करेगी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए। ऑलरेडी मैंने जो है एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर ही 1, 2 और ये 3 का आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। 3.4 तक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करा दिया है। पूरे एक ही वीडियो में पूरा एक चैप्टर को जो है मतलब एक एक्सरसाइज को जो है हम लोग कवर किए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लेना और वहां से जो है आप लोग एक एक करके सारी चीजों को देख लेना। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वाला जो वीडियो है वो देख लिया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं। इन्हीं चारों पार्टों को जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक एक करके सारे सॉल्यूशन को मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को सिखा दूंगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित रेखीय समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, उसका कोई हल नहीं है, ये इसके अपरिमेय रूप से अनेक हल है ना। अद्वितीय का मतलब अलग अलग हो गया, कोई भी इसका सॉल्यूशन ना हो यानी कोई भी हल ना हो। अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अनेक भी हल हो सकते हैं। अद्विष्ट हल से स्थिति में उस ब्रिज गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। अगर वो इस स्थिति में आता है ना, अद्वितीय स्थिति में आता है, तब उसे हम लोग इसको ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेली सॉल्यूशन। इन केस ऑफ द नॉन यहाँ पे होगा ना नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन फाइंड द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर आपके पास ऐसा एक सॉल्यूशन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा है ना। यहाँ पे आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो जिस भी केस में आपके पास क्या आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, उस केस में जो है इसको आपको क्रॉस मेथड का यूज करना है ना। जैसे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो है यूज करके उसको हमें सॉल्व करना है। अब ये सब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू में 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू में 0। चलिए मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं। क्वेश्चन के थ्रू जो है सारी चीजों को समझा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो पहला जो मेरा सॉल्यूशन है यानी पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरे पास क्या था, वो कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू में 0 है। उसके बाद ये कह रहा है कि मेरे पास 3x माइनस का 4 माइनस 2 इक्वल टू में 0 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो जरूरी चीज होती है वो हमारे पास एक इसका जो है मेन फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि इस टाइप से हम लोगों को रखना होगा। a1x प्लस में क्या हो जाएगा b1y प्लस का c इक्वल टू में 0। यानी हमारे पास ये x और y के साथ हमारे पास जो है ना a1 और a2 के जो हमारे पास वेरिएबल है ये हमारे पास होने चाहिए। सेम केस आप करोगे b2x है ना, a2x हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हो जाएगा आपके पास b2y प्लस का c इक्वल टू में 0। यानी हमें इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करना है बाय क्रॉस सेक्शन मेथड या कोई सा भी मेथड लगाएंगे हमें ये वाला यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। a1x प्लस में b1y प्लस में c इक्वल टू में 0। दूसरा हो जाएगा आपके पास a2x प्लस में b2y प्लस c इक्वल टू में 0। अब ये वाला जो होगा पहला वाला, ये पहले वाले के लिए यूज करेंगे यानी a1x1 प्लस में b1y1 प्लस में c, और ये वाला जो है हम लोग दूसरे वाले के लिए दूसरे वाले को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि इसमें a1 की वैल्यू कौन सी होगी और a2 की वैल्यू कौन सी होगी। तो a1 की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे देख रहे हो कि a1 की जो भी वैल्यू होगी वो x के साथ वाली जो कहलाएगी वो a1 की वैल्यू कहलाएगी। तो x के साथ में a1 की वैल्यू कहलाएगी यानी a1 की जगह पे x है। x का मतलब क्या है कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये 1 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं b1 की जगह, तो b1 जी का मतलब क्या होता है, y के साथ जो वैल्यू लिखी है वो हमारी b1 हो जाएगी।
तो B1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3, और C के लिए जो है हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, माइनस का 3। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, -3, क्योंकि जो इसके पास दे रखा है वही C की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू है, देखो यहाँ पे A2x लिखा हुआ है ना, तो A2x माने x की जगह पे A2 है, यानी ये वाला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A2 इक्वल टू में 3 दे रखा है। उसी तरह मैं लिखूंगा B2 माइनस कितना हो जाएगा का 9, और C की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2 हो जाएगी। यहां तक आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब जो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसको A1 अपॉन में इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में क्या करेंगे, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2, यानी इसके अपॉन में सब हम लोग रखेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब हम लोग जो है क्रॉस सेक्शन वाला मेथड लगा सकते हैं और कब जो है हम लोग उस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, A1 अपॉन में A2 को लिखना है। चलिए मैं आप लोगों को यहां करके बताता हूं कि A1 अपॉन में मैंने यहाँ पे A2 लिखा, A1 की जगह पे क्या है 1 है, और A2 की जगह पे जो है आपके पास क्या है 3 है, यानी इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसी तरह आप B2 और यहाँ पे B1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, है ना, एक बार आप इसे इरेज कर लो। यहाँ पे जो होगा आपके पास हो जाएगा B1 अपॉन में क्या हो जाएगा B2, तो जो हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3 और माइनस का 9, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कट के आ जाएगा 1 अपॉन में 3, यानी इसका भी जो होगा मेरे पास B1 अपॉन में B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 3, C1 अपॉन में क्या है मेरे पास C2 जो कि मेरे पास माइनस का 3 और माइनस का 2 है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास क्या बच जाएगा 3 अपॉन में 2 बच जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि A1 और A2 की जो वैल्यू है वो B1 अपॉन B2 की वैल्यू के बराबर है, बट C1 और C2 की वैल्यू के बराबर क्या है, ये वैल्यू नहीं है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि A1 अपॉन में A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। अगर इस टाइप का केस जब भी आएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, है ना, इसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल लाइन। और इस पैरेलल लाइन को कहेंगे कि इसका जो होगा जो सॉल्यूशन होगा, है ना, विल बी नॉट विद अदर दे, आप इसको कर सकते हैं बाई एनी सॉल्यूशन, यानी इसका जो होगा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नॉट सॉल्यूशन। क्लियर है भाई साहब। इसके में इस वाले केस में हमारे पास क्या कह रहा है कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन आए, है ना, जब भी क्या है यूनिक सॉल्यूशन आए तभी उसको जो है हमें सॉल्व करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है तो उस चीज को हमें क्या करना है, नहीं सॉल्व करना है। या अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, निकाय हो जाएगा। निकाय इसे कह सकते हैं कि इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, नहीं है या नहीं होगा, नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट सॉल्यूशन, यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला। अब इस दूसरे वाले के साथ चलते हैं, है ना। अब देखते हैं कि दूसरे वाले में जो है क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है और दूसरा वाला जो है कैसा है और क्यों जो है उसमें हम लोगों को क्या आएगा, ठीक है। आई होप कि पहला वाला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कोशिश कर रहा हूं कि इसी पेज पे आपको वाली जो है उसको भी सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। 2x प्लस का y इक्वल टू में 5 है, उसके बाद दे रखा है आपके पास 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 8 है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं कि 2x प्लस में y, क्योंकि यहाँ पे देखो बराबर है, हमें यहाँ पे c वाली भी कोफिशिएंट लानी होती है ना, यानी c वाली जो वैल्यू होती है उसको भी लानी होती है। तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये मेरे पास माइनस हो जाएगा और यहाँ का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम आपको इसको भी अरेंजमेंट कर लेना है, क्या हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस का मेरे पास हो जाएगा 2y माइनस का 8 इक्वल टू में 0। अब आ गया उसी के फॉर्म में जैसा हम लोगों को चाहिए था। अब यहाँ से हम लोग a1 की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वहीं से हम लोग अगर मैं b1 की वैल्यू रखना चाहूं तो मेरे पास 1 आ जाएगी और वहीं c1 की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगा। सेम आपको a2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी और b2 की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको 2 मिल जाएगी और यहाँ से c2 की जो वैल्यू है माइनस का क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, a1 अपॉन में a2, ठीक है, जो कि 2 अपॉन में 3 है। उसके बाद यहाँ पे b1 अपॉन में क्या रखना है भैया, b2, जो कि हमारे पास 1 अपॉन में 2 दे रखा है। c1 अपॉन में c2 दे रखा है माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 8। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा यानी 5 अपॉन में 8 आ जाएगा,
ठीक है भाई। तो इस वाले केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो बराबर नहीं है किसके, a1 अपॉन a2 के वैल्यू के बराबर नहीं है। अब यहीं से हमारा कहानी जो है शुरू होता है। कब कहानी शुरू होगा, जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। अब देखो जब बराबर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूं कंडीशन की a1 अपॉन में a2 ये बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर इस तरीके का कोई भी आता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। यानी इस मेथड को जो है हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना भाई। अगर जब मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेरा क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आया तो क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि जब भी आपके पास ये यूनिक सॉल्यूशन आए तो आपको जो है इसमें क्रॉस सेक्शन वाला मेथड लगाना है। यानी इसमें आपको जो है तिरछा तिरछी गुणा वाला नियम अपनाना है। तो चलिए मेरे पास तो ये वैल्यू आ गई है। अब मैं आपको यहां से क्रॉस सेक्शन वाला मेथड आपको सिखाता हूं कि कैसे हम लोग क्रॉस सेक्शन वाला मेथड अपना सकते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो है मेरे पास ये वैल्यू है a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई है, यहां से लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई है, 2 अपॉन में 3। तो यहां से लिख लेंगे 2 अपॉन में 3। उसी तरह b1 अपॉन में b2 की जो मेरे पास जो वैल्यू आई है, b1 अपॉन में b2 की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है मेरे पास, 1 अपॉन में 2। बस यही हमें काम करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का करने का एक जो है फंडा होता है कि इस पूरे वाले को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, y मानेंगे, और इस वाले को जो है हमें क्या मानना है, 1 मानना है। ठीक है। अब इस मेथड का यूज करना है, क्रॉस सेक्शन मेथड इसी से हम लोग कहते हैं, और इसी क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज करके इसको हमें करना होता है। अब देखिए कि जब भी हम लोग x वाली वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा कि जो x वाली वैल्यू है उसको क्या कर देना है, ढक देना है। यानी ये वाली वैल्यू को अभी जो है हमें इग्नोर कर देना है। अब जो वैल्यू मेरे पास वैल्यू है, अब ये दोनों वैल्यू है, यानी कौन कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे आप इसकी जगह पे 1 अपॉन में 2 भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे एक और है c1 अपॉन में c2, और इसकी जो वैल्यू है इसको भी यहाँ पे लिख दो ताकि आसान हो जाएगा, 5 अपॉन में 8, है ना, 5 अपॉन में 8। यानी इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, यानी इसको अभी ढक के रखना है, और काम किससे करना है, इन दोनों का काम करना है। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो इस 1 का 8 के साथ होगा, और इस 2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ होगा, 5 का होगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि a1 का जो इंटू होगा वो किससे होगा, c1 के साथ होगा, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं b2 का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो c1 के साथ होगा। ठीक है भाई, c1 ये रहा, b2 ये रहा। क्लियर है। अगर मैं काम करूं y1 वाले के साथ, तो y1 वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसमें हम लोगों ने जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है इस तरीके से किया है, लेकिन जब भी मैं b वाला निकालूंगा तो b वाले को जो मैं ढक दूंगा, यानी ये b वाला को क्या करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा। और इग्नोर करने के बाद पहला जो प्रोसेस होगा हमारा कौन सा होगा, a1 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस c1 का मल्टीप्लीकेशन a1 के साथ करना है। यानी हम लोग लिखेंगे 7 इंटू में क्या करेंगे हम लोग, a2 माइनस क्या करेंगे हम लोग, c2 a1। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले जब मैंने इसमें मल्टीप्लीकेशन किया तो ये b1 का मल्टीप्लीकेशन मैंने किसके साथ किया था, c2 के साथ किया था। लेकिन जब भी मैं b वाली वैल्यू निकालूंगा, याद रखना है कि जब भी b वाली वैल्यू निकलेगी भाई, तो सबसे पहले जो नीचे वाला है, यानी जो मेरे पास c1 की जो वैल्यू है ना, जो मेरे पास क्या है, c1 की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसके साथ, a2 के साथ। समझ में आ रहा है। यानी इस a2 के साथ किसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन a2 के साथ, और इस 2 वाली वैल्यू का साथ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ये देखो 2 का मल्टीप्लीकेशन इस 8 के साथ, और इस 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे वही मैंने चीज लिखा है, बस इसी चीज को आपने फॉलो करना है। अब a1 इसके लिए, c1 के लिए सेम काम, ये c को ढक देना है और काम यहाँ से हमें कर देना है। यानी a1 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो b2 के साथ होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, a2 इंटू में b1। क्लियर है भाई साहब। बस हमें याद रखना है इस वाले केस में एक ही चीज हमें याद रखना है, वो कौन सा, ये y वाला जब भी करेंगे तो थोड़ा सा उल्टा सा प्रोसेस हो जाता है, बाद बाकी सब में जो होगा बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होगा। चलिए जरा इस x की जगह पे x रखेंगे, b1 इंटू में b करेंगे, यानी माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। यानी यहाँ पे करेंगे, आप लोग कर लेना b1 c1, b1 की जगह पे क्या है था, 1 था, और c1 की जगह पे क्या है, 5 है।
8 है ना, यहाँ पे C2 की जगह पे क्या है B1 C2, हाँ C2 की जगह पे 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, है ना। यहाँ पे माइनस वाला कैंसिल मत करो, माइनस ही रहने दो, तभी जाके ना थोड़ा सा ठीक रहेगा। बराबर में y की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 16 और यहाँ पे जो हो जाएगा 1 में 4 माइनस का 3। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं पहले वाले को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये माइनस और ये माइनस बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 10 में से जब 8 जाएगा तो x अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो y अपॉन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ से भी 1 अपॉन में 1 हो जाएगा, यानी मेरे पास ये वाली चीज यहाँ से निकल के आ गई है। अब देखो इसको भी जो है हमें आगे और प्रोसेस करना है। जब ये मेरे पास आ गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे आगे लिखेंगे, यानी x अपॉन में क्या लिखेंगे 2, y अपॉन में क्या लिखेंगे 1 और इक्वल टू क्या कर देंगे 1। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, अब इसकी वैल्यू को यानी x अपॉन 2 की वैल्यू को एक बार इसके बराबर करना है और इस y अपॉन में y1 की वैल्यू को एक बार इसके साथ इक्वल करके रखना है। तो जैसे कि मैंने x अपॉन में 2 बराबर में क्या रखा है y अपॉन में 1, देखो यहाँ पे रखा है ना, जैसे कि y अपॉन में 1 हो जाएगा। उसी तरह आप दोनों को एक एक साथ करके रख सकते हैं, यानी जब मैं यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो देखो x अपॉन में 2 हो जाएगा, इसको किसके बराबर रखना है 1 अपॉन में 1 के बराबर, क्योंकि मेरे को ये कहां से निकला है यहाँ से 1 अपॉन में 1, तो इसको हम लोगों ने 1 अपॉन में 1 के बराबर कर लिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी क्या निकल के आ जाएगी 2 आ जाएगी। सेम काम करेंगे y वाले के साथ भी यही प्रोसेस करूंगा, यानी y अपॉन में 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 होगा और y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 2 आ गई है और y की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस केस की मतलब कौन से केस के लिए हमने निकाला, जिसके अद्वितीय हल आ रहा है, यानी जिसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, उस वाले केस के लिए जो है हमने इस प्रक्रिया को इस मेथड को यूज किया है। अगर जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है यानी जिसका अद्वितीय हल आ रहा है, उसी को हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे और उसी को जो है हम लोग इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा भाई, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है मेरा 3 को देखते हैं। चलिए तो अब जो है इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो है हम लोग अब नेक्स्ट मतलब इसी का जो है पार्ट अपना करते हैं और इसमें जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही मेथड लगाना है आपने जो हमने पहले लगाया है, यानी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे A1 A2 ये सारी वैल्यू लिख लो। A1 की वैल्यू जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, A2 की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6 हो जाएगी, B1 और B2 की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी जो कि आपके पास 5 अपॉन में 10 यानी माइनस का 5 माइनस का 10 हो जाएगा। C अपॉन में C2 की जो वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन में क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर ये भी 2 से कट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होकर ये भी 2 से कट जाएगा। यानी A1 अपॉन में A2 की जो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2 आ जाएगी, B1 अपॉन में B2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी 1 अपॉन में 2 आ जाएगी और C1 अपॉन C2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी मेरे पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 2 आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो A1 अपॉन में A2 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, B1 अपॉन में B2 की वैल्यू के बराबर है और B1 अपॉन B2 की जो वैल्यू है वो C1 अपॉन C के बराबर है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इस टाइप के जब भी आएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। जो कि अभी आपको मैंने बताया था कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग क्या कह सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आए तो हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें कोई भी क्रॉस सेक्शन मेथड जो है नहीं लगाना है, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा मेरा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे असीमित हल, है ना, असीमित हल। क्लियर है भाई साहब, है ना। तो चलिए ये तो हमारे पास हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इसमें का आखिरी वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4th वाले में दोस्तों हमें ये करना है, फिर से आपका वही काम करना है। A1 अपॉन में A2 की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि यहाँ से 1 अपॉन में 3 हो जाएगी। डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। B1 अपॉन में B2 की जो वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन में माइनस का 3 है, यानी जब हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह C1 अपॉन में C2 की जो वैल्यू है वो 7 अपॉन में 15 यानी माइनस का 7 और माइनस का 15 हो जाएगा, जो कि मेरे पास माइनस का 7
तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 बटा में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 आ गया, डायरेक्ट ये 1 आ रहा है, यानी यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि A1 अपॉन में A2 ये जो है बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है भैया, B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है 1 अपॉन में 3 है, और B1 अपॉन B2 की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब इस ऐसा कंडीशन मेरे पास आ जाए, है ना, इस तरीके का जो है मेरे पास कंडीशन आ जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, है ना, इसे क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, या तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और जब यूनिक सॉल्यूशन आए मेरे दोस्त, तब हमें क्या करना होगा, जब भी यूनिक सॉल्यूशन आए तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज करना है, और क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को जो है हमें हल करना है। तो चलिए, क्रॉस सेक्शन मेथड मैंने अभी आपको सिखाया है, आप लोग उसी का जो है यूज करना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 3 है, माइनस का 7 है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सा इसको मैं डीपली करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो माइनस का 3 का मतलब क्या है कि जब भी मैं इसका काम करूंगा तो इसको क्या करना है, हमें ढक लेना है। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे जो लिखना चाहिए था मेरे को कि यहाँ पे जो होगा मेरे पास क्या होगा, 3 अपॉन में 3, यानी कैंसिल होकर ये 3 अपॉन में 3, मैंने ओरिजिनल वाली जो वैल्यू है -3 ही आएगी, जो कि मैंने यहाँ पे -3 और -3 लिखा है, -7 -5 लिखा है। और यहाँ पे मैं जब y की वैल्यू लिखूंगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 के लिए जो हम लोग यूज करेंगे 1 माइनस का 3, और हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस का 3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप इसके साथ इसमें ही कर लीजिए तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, इसके साथ ऐसे और इसके साथ ऐसे। इस वाले केस के लिए मैंने बताया ना, सबसे पहले आप ऊपर वाले को करोगे, उसके बाद ऐसे करोगे। ठीक है, तो इस वाले केस में इसके साथ और इसमें इसके साथ। चलिए, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी जब मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3, है ना, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मेरे पास माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा हमेशा, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, चलो, और y के लिए भी सेम हम लोग यही काम कर सकते हैं, माइनस का 7 हो जाएगा, इंटू का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू का माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग 1 वाली वैल्यू को भी निकाल लेंगे, यानी माइनस का 3 इंटू में 1, माइनस का 3 इंटू में ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो x माइनस कितना हो जाएगा, मेरे पास 45 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45 हो गया मेरे पास, माइनस का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, साथ में इससे करेंगे 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो इसको भी नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 21 प्लस का 5 15, 15 में 1 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 1 अपॉन में माइनस का 3, और यहाँ से जब करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। जब एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x अपॉन में कितना आ जाएगा, मेरे पास 24, और यहाँ से जो आएगा मेरे पास y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -6 अपॉन में -6 ही आएगा, और इसकी जगह पे जो आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, एक बार इस वाले इक्वेशन को इसके साथ रखना है, और y वाले को एक बार फिर इसके साथ रखना है। चलिए मैं एक एक करके रख के बताता हूँ, यानी x अपॉन में 24 जो है मेरे को किसके बराबर में रखना है, 1 अपॉन में 6 के बराबर रखना है। 1 अपॉन 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से जो होगा मेरे साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी 6x अपॉन में 24 हो जाएगा। x की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 6 12 6 12 6 चौका 24, यानी 4 से कट जाएगा, और x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। सेम काम y वाले के साथ करना है, y अपॉन में 6 है, और इसको किसके इक्वल रखना है, y अपॉन में 6 है, इसको किसके इक्वल रखना है, 1 अपॉन में 6, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6y इक्वल टू में 6 हो जाएगा, और y की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी, सॉरी ये माइनस में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि इधर जाएगा तो ये अपॉन में कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ये क्रॉस सेक्शन मेथड जो है मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही डीपली में बताया था, इसीलिए मैंने इसमें आपको जो है ज्यादा बताया नहीं डीपली में। आप लोग इसको जरूर फॉलो करना, वो मैंने डायरेक्ट वाला मेथड लगा दिया है, क्योंकि जो सीख गए हैं वो डायरेक्ट मेथड लगा के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें का हमारा जो पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी द हैव द इनफाइनाइट मेनी केसेस। तो आपको ये पहला क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर
सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को जो है आपने सॉल्व करना है, सेम वही काम करना है जो हम लोग इसके पहले करते आए हैं। यानी 2x प्लस का क्या है मेरे पास 3y इक्वल टू में मेरे पास दे रखा है 7। उसके पास देखो a माइनस बी दे रखा है और x के साथ ये कोफिशिएंट में बन रहा है। उसी तरह a प्लस में b दिया है और y जो है इसी के साथ है। उसके बाद देखिए 3a प्लस में b माइनस का 2, इस तरीके से जो है ये सारी चीजें दे रखा है। और ये वाली सारी जो चीजें हैं देखो, जैसे कि मैं आपको अभी बताया था कि जो भी x के साथ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, a2 या a1 बोलेंगे। देखो ये नीचे वाले इक्वेशन के साथ है तो हम लोग क्या कहेंगे कि x का जो भी वैल्यू है, यानी इस वाले वैल्यू को जो कि मेरे पास a माइनस बी है, इस वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग कि a1 की वैल्यू है, यस की नो ना, a2 की वैल्यू है। और ये जो मेरे पास है a प्लस में b, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी b2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ना। अगर ये सारी चीजें यहां से क्लियर है ना, बिल्कुल आप इसको आसानी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मुझे यहां से a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 की वैल्यू तो आपको यहां से दिख रही है कि 2 है। कंफ्यूजन इसमें है कि a2 की वैल्यू क्या होगी, तो a2 की वैल्यू मेरे दोस्त ये होगी कौन सी, a माइनस बी। क्लियर है ये चीज। अब मेरे को सेम आपको b1 अपॉन में b2 की वैल्यू निकालनी है। तो b1 की जगह पे क्या है 3 है, b2 की जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, गड़बड़ कुछ नहीं है, y के साथ है यानी a प्लस में b हो जाएगा। और c1 की जगह c1 अपॉन में c2 की जगह आपको पता है कि इसको भी आप उधर लेके जाओगे तो ये माइनस होगा, यानी आप करके भी यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, -7 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, -7 हो जाएगा अपॉन में, ये भी उस तरफ जाएगा भाई साहब, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर देता हूँ, यानी यहाँ से बस एक ही माइनस हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग जो है कुछ भी नहीं करना है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 है, या डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद b माइनस का 2 हो जाएगा। और जब इस वाले प्रोसेस को करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगी 3a प्लस में b माइनस का 2। अब इसको हमें क्या करना है कि फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे पास सारी कंडीशन क्या है बराबर हो रही है, यानी a1 अपॉन में a2 की जो वैल्यू है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू जो है वो c1 अपॉन c2 की वैल्यू के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, यानी सब जो वैल्यू है वो अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो हमें क्या करना है, इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकाल देना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा, है ना। तो देखो a1 अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे a2 लिखूंगा, इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 लिखूंगा, इक्वल टू c1 अपॉन में c2 लिखूंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a1 की जगह पे मेरे पास 2 हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू में अब मेरे को इस वाली वैल्यू को किसके बराबर करनी होती थी, इस वाली वैल्यू के बराबर करनी है, यानी 7 अपॉन में किसके बराबर करेंगे 3 b माइनस 2। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझाते हैं आपको। देखिए a1 का जो वैल्यू है ये वाला है भाई साहब। अब इसको, इस वाली वैल्यू को जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था हम लोग क्या करते थे, इस वाली वैल्यू के इक्वल करते थे ना, सेम हम लोगों को इसमें भी यही इक्वल करके देखना है। और यहाँ से क्रॉस सेक्शन मेथड वाला यूज कीजिए और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3a प्लस में b माइनस का 2 इक्वल टू में 7a माइनस का b। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरे पास 6x, इसमें हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा मेरे पास 4, ये हो जाएगा मेरे पास 7a और माइनस का हो जाएगा 7 का b। अब यहाँ से जब भी मैं आप लोगों को a और b की वैल्यू निकालूंगा तो देखो यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी सिंगल a बच जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो एक ही होगा भाई साहब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 7 माइनस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 9b हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4 हो जाएगा, यानी ये मेरे पास आ गई, जिसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। अब सेम काम वही करना है किसके साथ, a1 माइनस a2 की वैल्यू को किसके इक्वल कर देना है 3 अपॉन में a प्लस b के साथ। अब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यानी 2a हो जाएगा प्लस में 2b इक्वल टू में हो जाएगा 3a माइनस का 3b। ठीक है। यहां से जब निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 5b इक्वल टू में 2, जो कि मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4b इक्वल टू में 4 हो जाएगा, और b की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो मेरे पास 1 आ जाएगी। और इसी v की वैल्यू को भाई साहब रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो 5 इंटू में 1 इक्वल टू में 0, यहीं पे रख दीजिए, 0 हो जाएगा। और यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, यानी यहाँ से a की जो वैल्यू आ गई है 5 आ गई है, और b की जो वैल्यू आ गई है वो मेरे पास क्या आ गई है, b की जो वैल्यू आ गई है वो 1 आ गई है। यही हमें इसमें करना था। इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2। अब सेम काम जो हमने उस वाले क्वेश्चन के लिए किया था, इसमें भी सेम वही काम करेंगे।
तो इसमें भी जो है मेरे दोस्त यही वाला प्रोसेस यूज करना है जो कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रोसेस यूज किया है, इसमें भी सेम वही हमें काम करना है। यानी मेरे पास ये जो इक्वेशन दे रखा है, अब इसी इक्वेशन को जो है हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको जो है ना इसी की सारी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करना है, जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया सेम आपको यही काम कर रहे हैं। यानी a1 की वैल्यू और यहाँ पे गिवन है आपको a2 की वैल्यू। a1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और a2 की जगह पे ये वाला टोटल वैल्यू लिखेंगे, यानी 2k माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब जो मेरे पास b1 है और b2 की जो वैल्यू आ रही है, तो b1 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे क्योंकि y की जगह पे कोफिशिएंट 1 है, और b2 की जगह पे मेरे को ये वाली वैल्यू रखनी है k माइनस 1। सेम काम करेंगे c1 के साथ भी, तो c1 की जगह पे मेरे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का 1 हो जाएगा, और c2 की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि देखो ये उधर जाके पलटेगा, यानी मेरे पास जो है यहाँ पे c2 की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको अरेंजमेंट कर देना है। कैसे करना है, a1 अपॉन में a2, यानी a1 अपॉन में a2 करेंगे, यानी 3 अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा 2k माइनस 1। उसी तरह हम लोग b1 अपॉन में b2 करेंगे, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा k माइनस का 1। उसी तरह जो है c1 अपॉन में c2 करेंगे, जो कि मेरे पास माइनस का 1 और माइनस का 2k माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी c1 अपॉन c2 की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 2k प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए जब हम लोग अब देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है लीनियर इक्वेशन डोंट होल्ड करके हमें करना है। और देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, a1 जो है a1 a2 की जो वैल्यू है वो क्या है b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर है, बट ये बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि ये वाली और ये वाली वैल्यू को हमें क्या करना है बराबर ही करना है, क्योंकि बराबर नहीं करेंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से हम लोग क्या रखेंगे 3 अपॉन में 2k माइनस का 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में k माइनस 1, जो कि नॉट इक्वल टू है किसके 1 अपॉन में 2k प्लस में 1। तो यहाँ से हम लोग 2k माइनस का 1 इक्वल टू में 1 अपॉन में k माइनस को 1 को करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी हम लोगों को क्या करना है इसके साथ एक बार और इसके साथ एक बार, तो 3k माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू में 2k माइनस का 1 हो जाएगा, और k की जो वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है, यानी दोनों में से जाएगा तो एक ही बचेगा, माइनस का इधर है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जो कि यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है k की वैल्यू आ गई है, और मुझे जो है यहाँ से k की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें जो फाइंड आउट करना था वो k की वैल्यू निकालनी थी, जो कि यहाँ से क्या निकल के आ गई है 2 निकल के आ गई है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। यानी इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 2 किया, 2 में हमारे पास कितने पार्ट थे, 2 में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये था और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था आपके पास ये वाला था। ठीक है, अब उसी तरह जो है हम लोगों को थर्ड वाला क्वेश्चन भी करना है, तो थर्ड वाले को भी जो है हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को योग को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। किसी विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी इस वाले क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से सोल्व करना है। पहला जो है हमारा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा जो है ब्रज गुणनखंड विधि। यानी अगर इंग्लिश में बात करूं तो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द सब्स्टिट्यूशन एंड ब्रीज मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और मल्टीप्लिकेशन यानी ब्रीज मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है इसको आपने सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूं कि कैसे हम लोग दोनों मेथड का यूज करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को दोनों मेथड बता देता हूं, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत हो रही है या जो भी है आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दे रखा है ये वाला 8x माइनस प्लस का 5y इक्वल टू में 9 है, 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 4 है। यानी इस वाले इक्वेशन को हम लोग लेट करेंगे 1 और इसे जो है हम लोग मान लेंगे 2। अब हमें इसमें कौन सा यूज करना है भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इसे हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला हमें यूज करना है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें हम लोग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, यानी जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आएगा सबसे पहले जो है हमें इसका यूज करना है इक्वेशन फर्स्ट का। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास दे रखा है 8x प्लस में
5y इक्वल टू में 9। यहां से जो है हमें किसी ना किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहां से अगर मैं x यहां से निकालूंगा तो इसके बराबर में आ जाएगा और ये 9 जो है इधर उठ के आ जाएगा, यानी 9 माइनस का यहाँ पे प्लस में है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था तो ये डिवाइडेड में आ जाएगा। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ गई 9 माइनस 5y। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये मेरे पास आ गई है वैल्यू जो आ गई है आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब इसी x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखो x की वैल्यू आ गई है, अब हमें क्या करना है, x की जो मेरे पास ये वैल्यू आई है उसको कौन से इक्वेशन में रख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। अब इसमें इसकी वैल्यू को रखेंगे, जैसे कि 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 4। ठीक है, अब इसी x की जगह पे मुझे ये वाली टोटल वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा, माइनस का 5y डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस 2y इक्वल टू में 4। बस कुछ भी नहीं किया गया है, सेम वही काम किया गया है जो इसने कहा है। अब क्या करना है, इसको सबके साथ मल्टीप्लीकेशन करो। 9 में 3 से हमने किया, मेरे पास हो जाएगा 27। उसके बाद इस 3 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, प्लस का मेरे पास 2y इक्वल टू में 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, जो ये a नीचे वाला 8 है, ये जब यहां से हटेगा तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यानी 8 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। आप यहाँ से एक चीज और गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो आपके पास y की जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 15y आ रहा है, 5 3 15 हो जाएगा, और ये जो होगा भाई इसके साथ भी जो है ये मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके साथ भी है ना, तो यहाँ पे जो है ना 16y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा 8, और 8 जो है इस 4 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 16y, और यहाँ से करेंगे माइनस का 15y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मेरे पास y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 8 चौक का 32, और ये 27 यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा तो ये कितने में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और y की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी यहां से जो y की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है 5। अब इसी y की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। कैसे, जैसे कि x जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 9 जो है 9 को रखेंगे, यहाँ पे 5 है 5 रखेंगे, और ये 5 को जो है y की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 8 करेंगे। हो गया, 9 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसमें से जब ये घटेगा तो माइनस का 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x की जो वैल्यू आ गई मेरे पास क्या आ गई, -2 आ गया है, और y की जो वैल्यू आ गई है वो प्लस का 5 आ गया है। ये हमने जो यूज किया है ये जो हमने यूज किया है प्रतिस्थापन विधि, यानी इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसी मेथड के थ्रू जो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे रखा है। अब जो है सेम इसी क्वेश्चन को, जो मेरे पास सेम यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग अब किसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ब्रज गुणनखंड विधि से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आपके पास दे रखा है 8x प्लस का 5y इक्वल टू में 9 दे रखा है, जिसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट करेंगे। उसके बाद दे रखा है आपके पास 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 4, ये जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों को जो है मेथड बताया था कि इसको कैसे हम लोग मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं बाई यूजिंग, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये मेथड हमें लगाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला निकालने के लिए जो भी हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, इसी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो डिवाइड इक्वल टू में 9 है तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे 8x हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा, और ये प्लस में मतलब डिवाइडेड में है तो उस तरफ है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे 3x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू में क्या जाएगा 0। इसको मान लो कि मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये जो हो गया मेरे पास फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, जब भी हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को क्या करना है, ढक लेना होता है। इस वाली वैल्यू को क्या करना होता है, ढकना होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसी में क्वेश्चन नंबर 1 के ही कुछ पार्ट में जो है हमने इस क्वेश्चन को जो है डिस्कशन किया था कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जो भी मेरे को x की वैल्यू निकालनी होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को ढक लेंगे और इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यानी 4 में जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो 4 का करेंगे 5 में, और उसके बाद जो है हम लोग करेंगे 9 में 2 का।
तो यहाँ से माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस हम लोगों को लगाना है, माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू में y की भी वैल्यू सेम, यानी इस चीज को हमें अब ढक लेना है, ये वाली वैल्यू को क्या करना है, अब ढक लेना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से करना है। तो माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का ये 32 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि अब मुझे c की वैल्यू को ढक लेना है और यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कर देना है, 1 अपॉन में 16 माइनस 15। ये मेथड मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसीलिए मैंने इस पे जो है ज्यादा आप लोगों का टाइम जो है नहीं लिया। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस जब घटेगा तो ये हो जाएगा, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 32 में से जब 27 जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से भी जब जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यही हमारे पास जो है यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई है, बट हमें ये इस वैल्यू से काम नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, x माइनस का 2 है, इक्वल टू में क्या करेंगे, 1 के इक्वल करेंगे, और जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आएगा। सेम काम y वाले के साथ भी करना है, y अपॉन में 5 इक्वल टू में 1, यहाँ 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी इस वाले क्वेश्चन में हमें एक चीज देखने को ये मिलता है कि हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए। y की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू जो आ रही है माइनस का 2 आ रहा है, y की वैल्यू जो है आपके पास 5 आ रही है। यहाँ पे भी जो x की वैल्यू है माइनस का 2 आ रहा है और y की वैल्यू भी जो आ रही है वो इक्वल टू में 5 ही आ रही है, यानी दोनों ही कंडीशन में सेम आप लोगों का आंसर आया होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया प्रस्त्यापन विधि और गुणनखंड विधि, यानी दोनों मेथड से आप कर सकते हैं बिल्कुल इजी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों को 4th करना है, और 4th में भी आपको 4th पार्ट दे रखे हैं, तो इन्हीं 4थों पार्टों को आप लोगों को एक एक करके मैं जो है डिस्कशन करता हूं। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4th का पार्ट नंबर 1 करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा एक शेष एक निर्भर करता है ना, कि छात्र कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, आधा नहीं है, अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास को 1180 रुपए जो है वो अदा करता है। नियत और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक जो है आपके पास छात्रावास है, यानी एक जो है आपके पास हॉस्टल है, उस हॉस्टल में एक कुछ खाना जो है फिक्स है। लिखा हुआ है कि अ पार्ट ऑफ द मंथली एक्सपेंशन ऑफ द हॉस्टल is fixed and the rest depend on how many days our student has taken food when a student, है ना। मतलब एक जो है आपका फिक्स है और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि कितने दिन जो है स्टूडेंट ने जो है वो किया है। टेक फूड और टेकन 20 डेज, इतना मतलब ये जो ऊपर वाला है लिखा है सेम वही बात किया गया है इसमें भी, है ना। तो चलिए इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें मान सकते हैं कि जो उसका खर्च है, यानी जो उसका एक्सपेंस है वो कितना है, x है, और वो जो प्रतिदिन एक्स्ट्रा भोजन करता है उसका जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ये दोनों कहानी आपको समझ में आ गई कि ये जो है ये आपका व्यय यानी पूरा फिक्स है कि आपको इतना ही देना है, और ये वाला जो है ना प्रतिदिन भोजन के लिए जो है ना वो कितना दे रहा है, ये चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए जो है हम लोग स्टूडेंट जो है मेरा स्टूडेंट ए को देखते हैं कि स्टूडेंट जो है क्या क्या करता है। स्टूडेंट ए जो है कितने दिन भाई भोजन करता है, तो स्टूडेंट ए जो है वो 20 डेज जो है अपना वो भोजन करता है ना। और 20 दिन का जो उसका टोटल खर्च आएगा कितना आएगा, आप लोगों को पता है कि जब वो 20 दिन लगा रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20y इक्वल टू में कितना लगा रहा है, 100 रुपीज लगा रहा है, 1000 रुपीज लगा रहा है। इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3rd मान लेंगे। ये स्टूडेंट 1 के लिए हो गया। अब मैं अगर स्टूडेंट बी के लिए अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट बी, तो स्टूडेंट बी जो है कितना दिन खाना खा रहा है, वो 26 दिन खाना खा रहा है। तो 26 दिन कितने दिन खाना खा रहा है, वो 26 दिन खाना खा रहा है। ओके, अब जब 26 दिन का हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 26y इक्वल टू में कितना खा रहा है, मतलब कितना टोटल उसका पैसा लग रहा है, 1180 रुपए। ये मेरे पास दो इक्वेशन जो है अब तैयार हो गई हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें अब इसका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमें इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लीजिए, या तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मेथड का ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ही मेथड लगाना है या तो आपको जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। आप कोई सी भी मेथड का यूज करके बिल्कुल आसान तरीके से ये कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें क्रॉस सेक्शन वाला मेथड लगाते हैं। x प्लस 20y इक्वल टू में 1000 लिखा है, 26 दिन का जो है मेरे पास ये हो गया।
तो चलिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी आ गई है, x प्लस में एक है मेरे पास 20y इक्वल टू में कितना है मेरे पास 1000, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है मेरे पास x 26y इक्वल टू में 1080, ठीक है। अगर मैं यहां से a1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहीं से जब मैं a2 की वैल्यू निकालूंगा तो a2 की वैल्यू आप यहां से निकाल लो कि ताकि आप जो है ना कंफ्यूज ना हो। a2 की वैल्यू जो है मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, अब जो है मैं a2 की जो वैल्यू है ना यहाँ पे लिख देता हूँ। a2 की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। यहाँ से आप b1 की वैल्यू बिल्कुल लिख सकते हैं, b1 की वैल्यू जो है मेरे पास 20 है, और यहाँ से जब मैं b2 की वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं c1 की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो c1 की जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। देखो यहाँ पे इक्वल टू में है, लेकिन ये उस तरफ जाएगा भाई साहब, तो ये कितने का हो जाएगा माइनस का 1000 हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ना 20y माइनस का 1000 इक्वल टू में 0। सेम कहानी इसमें भी यही करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, है ना। तो मैं जो है आपको एक ही में करके दिखाता हूं, आप जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से C2 की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 110 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये सारी वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमें इसमें क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड लगाना है, यानी ब्रज गुणनखंड विधि, जो कि मेरे पास होता है x बराबर में, जो मैंने उस समय आपको बताया था, आप लोग तो अब समझ गए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि b1 की वैल्यू जो है 20 है और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ऐसे करते हैं, है ना। 20 हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपके पास 1000 हो जाएगा, क्योंकि इस 20 का मल्टीप्लीकेशन C1 की मल्टीप्लीकेशन, यानी इस B1 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे C1 के साथ करेंगे, है ना। और यहीं पे मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कि 26 का जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वो माइनस 1180 के साथ हो जाएगा, यानी जो मेरे पास ये 26 है, यानी B2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा C2 के साथ हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे माइनस का 1000, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1180। क्योंकि मैं इसमें ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कि मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं। तो आप जो है जो पिछला वाला इसी में जो क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन को भी सारा जो है एक बार जरूर से जरूर कर लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए और बिल्कुल आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। वैसे ऐसे लिख के करोगे ना तो आपको कैलकुलेशन में भी जो है दिक्कत नहीं होगी, और बिल्कुल ही आसान तरीके से जो है ना आप एकदम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू और यहाँ से जो है 1 वाली वैल्यू को अलग अलग सॉल्व करके निकालते हैं। तो मेरे पास जो x वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x बराबर में मेरे पास क्या हो जाएगा 20 इंटू का माइनस 1180 है। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में हमें माइनस देना होता है, माइनस देंगे 26 इंटू में क्या हो जाएगा 1100, है ना। तो इस वाले मेथड के थ्रू जो है ना, तो अब ये मेरे पास ये आगे भैया x की, आपको सेम आपको y वाले के साथ भी ऐसा ही निकालना है। y इक्वल टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम यही मेथड यूज करना है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी ज्यादा है। इंटू में क्या करेंगे माइनस 1108 कर लेंगे। आप उस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो जो मैंने इसके पहले वाला मेथड बताया है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हो। ये मेरे पास y वाली आ गई। अगर मैं यहाँ से 1 वाली निकालना चाहूँ तो आप लोग यहाँ से 1 वाली भी निकाल लोगे। 1 इंटू में क्या आ जाएगा 20 माइनस का 1 इंटू में 20 हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालने चाहूंगा तो इसमें आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ से माइनस 3600 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 26,000, ठीक है। ये x की आ गई है। यहाँ से अगर मैं y की निकालूं तो इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो आप इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से जो है y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास यहाँ से 1000 प्लस का 1180 आ जाएगा। और यहाँ से जब मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा इसकी तो ये मेरे पास आ जाएगा 26 माइनस का 20, ठीक है। आप यहाँ से टोटल वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2400 आ जाएगी, और यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 180, और यहाँ से आ जाएगा 1/6। अब आपको पता ही है कि हमें इसमें अब क्या करना होता है। जब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं भाई साहब, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयर एक बार इसके साथ, एक बार इसका कंपेयर इसके साथ। तो यहाँ से जब कंपेयर करना चालू करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 1/6 इंटू में 2400, जो कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। सेम y के साथ भी हम लोग यही करेंगे, 1/6 इंटू में जो y की वैल्यू थी 180, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास 400 आ गई है,
और y की जो वैल्यू आ गई है वो 30 आ गई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसका टोटल जो खर्च होता है ना, जो क्वेश्चन कह रहा था कि उसका कितना खर्च होता है, उसका हमने जो मांगा था y जो मांगा था उसका टोटल खर्च था, है ना। x जो मैंने मांगा था उसका क्या था, टोटल खर्च था। यानी वो 400 रुपए पे करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा कुछ खा रहा है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, उसको एक्स्ट्रा जो है 30 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप इसी मेथड का यूज करके या तो इस क्वेश्चन में सेम आप यहीं से क्या करते, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते, उस वाले मेथड से भी आपका काम हो जाता। उस वाले मेथड को भी मैंने बताया था कि कैसे करना है। यहाँ पे x प्लस में 2y दे रखा है, यहाँ पे 1000 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से x की या y की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x हो जाएगा माइनस का 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बस यहाँ से y की वैल्यू ही आ जाएगी। अब इसकी किसी की इक्वेशन में इसमें पुट कर दो तो यहाँ से भी सेम वही काम आएगा, है ना। तो दोनों मेथड आपके पास है, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का आप लोग यूज करके बेहद ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जबकि उसके अंश में 1 घटाया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। जब हम हर में 8 जोड़ दें तो हमें ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ फ्रैक्शन बिकम्स द 1/3 व्हेन द 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड द डिनोमिनेटर, है ना। अगर हम लोग 8 को ऐड कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है और कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है। तो जो मेरे पास अंश होगा यानी एम्यूनेटर या डिनोमिनेटर अगर हम लोग करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और जो मेरा हर है यानी जो मेरा न्यूमरेटर है वो कितना है मेरे पास, y है। जो मेरे पास यहाँ से फ्रैक्शन आएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया था एक ऐसा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x अपॉन में y फ्रैक्शन, यानी ये मेरा जो है भिन्न है। भिन्न जो आगे क्या हो गया, एक x बटा में y जो है मेरा ये भिन्न आ गया। अब हमें क्या करना है कि यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि केस फर्स्ट में जो है आपको वो करना है कि एक अंश में जोड़ना है, घटाना है। तो एक क्या करना है, अंश में हमें घटाना है ना, हर में क्या करना है, घटाना है। तो मेरे पास जब तैयार होगा क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि 1/3 जो है अंश में हमें क्या करना है, एक घटाना है। 1/3 हो जाएगा, x माइनस में 1 करेंगे, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा, x माइनस में 1 इक्वल टू में y, है ना। ये इसके साथ करेंगे 3x माइनस का 3 इक्वल टू में y हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो 3x माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, 1 लेट कर लेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा केस 1 था। केस 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये निकल के आ गया। सेम आप मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं यहाँ से और आपको केस 2 जो है यहीं पे समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए दोनों ही कहानी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या है कि 1/3 हो जा रहा है, जबकि हम लोग हर में क्या जोड़ रहे हैं, 8 को ऐड कर रहे हैं। तो हर में 8 को ऐड करेंगे यानी 1/3 हो जा रहा है। और हर में क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग y प्लस में 8 को ऐड कर रहे हैं, है ना। सेम इसी की तरह भी कहानी हो जाएगा। यहाँ से करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4x, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4x इक्वल टू में y प्लस में 8 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू में 0, और ये मेरे पास निकल के आ गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब हमारे पास ये दो इक्वेशन तैयार हो गई हैं तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड लगा देना है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड लगाने के बाद इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने का सेम वही फंडा है। आपने क्या करना है, जो भी मेरे पास a1 की वैल्यू आ रही है 3, a2 की वैल्यू आ रही है, आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं। b1 की जो वैल्यू है -1 है, b2 की जो वैल्यू है -1 है, c1 की जो वैल्यू आ रही है -3 आ रहा है, और c2 की जो वैल्यू आ रही है -8 आ रही है। कौन से इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो ये मेरे पास इतनी इतनी वैल्यू आ गई है। अब सेम काम वही आपको करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। अलग अलग आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है। y की जगह पे भी सेम हम लोग वही काम करेंगे, -3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये मेरे पास 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 के लिए भी करेंगे, 3 हो जाएगा, -1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब जब हम लोग x की वैल्यू को करेंगे तो आप यहाँ से नॉर्मल इसका क्या करना है भैया, कैलकुलेशन करना है। अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लिए तो आप इस क्वेश्चन को बेहद ही आसान तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। मैं देखो ये वाला मेथड लगा रहा हूँ, आप कोई सा भी मेथड इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बोला नहीं है कि आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला ही मेथड लगाना है। आप इसमें से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, यानी वो वाला भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं
सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये जो है मैं क्रॉस सेक्शन वाला मेथड लगा रहा हूँ, आप उस वाले मेथड का बिल्कुल बेहिचक से यूज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको अलग अलग जो है सेपरेट सेपरेट जो है इसको अलग अलग निकाल लेना है और x की वैल्यू और y की वैल्यू को एक साथ इक्वल कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं। और यहाँ से जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 - 3 हो जाएगा और y की जो वैल्यू निकालेंगे माइनस का 12 प्लस में 24 हो जाएगा और यहाँ से 1 की जो वैल्यू निकालेंगे माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 हो जाएगा, y की वैल्यू जो हो जाएगी 12 हो जाएगी और यहाँ से 1 की वैल्यू 1/1 हो जाएगी। एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ इस इक्वेशन को रख दीजिए, यानी x/5 इक्वल टू में क्या है y/12 इक्वल टू में 1/1 है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूंगा तो 1/1 इंटू में 5 हो जाएगा और x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो y इक्वल टू में 1/1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12 और y की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ गई क्या आ गई 2 आ गई। यानी जो मेरा नया यहाँ से फ्रैक्शन बन रहा है, यानी जो मेरा नया यहाँ से भिन्न बन रहा है वो क्या बन रहा है 5/y, क्योंकि हमने क्या बोला था x/y ही माना था, तो 5/12 जो है हमारा नया फ्रैक्शन तैयार हो रहा है। क्लियर हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चलिए जो है इस क्वेश्चन को मैं है आपको दूसरे मेथड से जो है सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि हमने क्रॉस मेथड से जो है ना किया है, बट अब क्रॉस मेथड से नहीं करेंगे, अब जो हम लोग करेंगे किसी और मेथड से करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, उसने प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक मिलते हैं कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है टेस्ट में, तो कितने प्रश्न जो है उसके सही हैं। लिखा है यश स्कोर ऑफ 40 मार्क इन द टेस्ट व्हेन द he got 3 marks the every correct answer and 1 marks was the डिडक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग, यानी एक जब अगर सही कर रहा है तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, अगर एक गलत कर रहा है तो उसमें से 1 मार्क्स जो है उसके कट जा रहे हैं। आंसर इफ द गॉट ऑफ 4 मार्क द करेक्ट, अगर एक सही आंसर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और एक एंड 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर देन गोट 50 मार्क्स, अगर गलत के लिए हम लोगों को 2 नंबर दिए जा रहे हैं तो उसने 50 क्वेश्चन अगर किए हैं तो हमें बताना है कि उसके टेस्ट में जो है कितने नंबर आए हैं। सेम आपको क्या करना है, इसमें जो है मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं जो कि बिल्कुल आसान तरीका है। दूसरा दोनों भी तरीका जो है आप आजमा सकते हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि यश ने सबसे पहले जो है यश ने जो लिख दो कि जो सही किया है, यानी जो उसने करेक्ट किया है ना, तो करेक्ट आंसर जो किया है उसको क्या मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे, और यश ने जो रॉन्ग किया है ना, जो रॉन्ग वाला किया है यानी जो गलत किया है उसको क्या मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया कि जो उसने सही किया है, करेक्ट का मतलब उसने जो सही किया है वो यस x हो गया और जो गलत कर रहा है वो मेरे पास क्या हो गया y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं कि अगर वो सही कर रहा है तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो करेक्ट के लिए हमने कितना नंबर यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो भी मेरा करेक्ट आंसर आएगा वो कितना होगा, तो करेक्ट आंसर के लिए हमें मिल रहा है 3, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3x सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि वो जो रॉन्ग कर रहा है ना उसको 1 अंक जो है ना कटौती हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 1y कर लेंगे, जो कि टोटल नंबर उसका कितना बन रहा है 40 बन रहा है। आई होप कि ये समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है ना। ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि एक नंबर जो है उसका गलत हो रहा है और ये 3 जो है मैंने x की जगह पे सही माना है तो इसीलिए मैंने इसको सही कर दिया है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 4 अंक जो है उसको क्या मिलता है, सही मिलता है। तो देखो भैया सही के लिए मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि x लिख दिया, क्योंकि मैंने x किसके लिए मांगना है, सही के लिए यानी करेक्ट के लिए मांगा है, और माइनस यानी 2 नंबर इसमें भी कट रहे हैं तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और टोटल उसको कितने मिल रहे हैं 50 नंबर मिल रहे हैं। तो ये मेरे पास कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है भैया, अब देखो इस वाले को मैं आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूं, यानी दूसरे मेथड से मैं इसको बता देता हूं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों x को या इस वाले y को कोई भी इक्वेशन को क्या करेंगे एक जैसा कर लेंगे। एक जैसा करने के लिए ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास ये क्या हो जाएगी 2, और नीचे वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखिए कैसे करना है, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y इक्वल टू में 80 हो जाएगा, क्योंकि 2 में सबसे मल्टीप्लीकेशन करना है।
और यहाँ पे 4x हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल टू में 50 हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है भैया, साइन को करना है चेंज, यानी प्लस है माइनस करना है और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे सॉरी 6 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मेरे पास ये घटेगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और यहाँ से जब होगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखो ये वाला मेथड जो है ना बिल्कुल आसान है और आप इस मेथड के थ्रू भी जो है निकाल सकते हैं। और जो x की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई है, 15 आ गई, हो गया। अब x की वैल्यू आपके पास 15 आ रही है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू को और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, इसी वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 3x माइनस का 1y इक्वल टू में 40 है, x की जगह पे हमें 15 रख देना है, तो 3 इंटू में 15 माइनस का 1, y इक्वल टू में 40, यहाँ पे करेंगे तो 5 है 45, माइनस का 1y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि 1 ही है और ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस का 45 और ये देखो y इक्वल टू में माइनस का 5 और यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देखो ये तो मेरे पास आ गया, यानी मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो उसने गलत यानी सही जो किए हैं, कितना सही किया है, 15 सही किया है और गलत कितना किया है उसने, 5 क्वेश्चन को गलत किया है और 15 क्वेश्चन को जो है उसने सही किया है। आई होप कि आपको ये वाला भी मेथड समझ में आ गया। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी में करना है तो आप इस वाले मेथड का बेहिचक यूज कर सकते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी मेथड लगाइए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी में का जो है 4th को करते हैं और 4th को देख। अब चलो जरा इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप समझ गए ना तो आप आराम से इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल इजी से कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक राजमार्ग पर स्थित 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से, है ना, पहली कार जो है वो A से चल रही है और दूसरी कार जो है वो B से चल रही है, एक ही समय पे चलना प्रारंभ करती है, यानी एक ही पोजीशन से क्या करती है, स्टार्ट करती है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज सिखाऊंगा कि जब एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। अगर दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, है ना, लिखा हुआ है कि टू प्लेस A and B the 100 किलोमीटर अपार्ट फॉर द हाईवे, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द A and another car starting from the B at the same time. If their car move in the same direction at a different speed, they meet after 5 hours. Find the speed of the car. मुझे जो है यहाँ पे कार की स्पीड को जो है निकालना है कि कार की जो स्पीड है वो कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें इसमें लेट करना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ द फास्ट कार, है ना, इसमें 2 कार है आपके पास। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ फास्ट कार, यानी जो फास्ट है चल रही है उसकी जो स्पीड है वो x हो गई है और स्पीड फॉर द हम लोग क्या लिखेंगे, अदर कार। मतलब इसमें तो ये नहीं कहेंगे ना कि वो स्लो चल रही है, तो अदर कार जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आपको यहां से आपको एक चीज और मैं यहां से बताऊंगा जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड, है ना। ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में, है ना, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक ही दिशा में अगर कोई चीज चल रही है तो उन दोनों चीजों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक गाड़ी है, सेम एक ही दिशा में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, चल रही है। तो कभी भी हम लोगों को निकालना होगा, इन दोनों के बीच का स्पीड निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि चलो ये x है और ये मेरे पास क्या है, y है, तो हम लोग इन दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। अगर ये अपोजिट चल रही हो, बस यहां से अगर आप ये जान गए ना तो आप समझ जाओगे कि भैया ये क्या करना है हमें, ठीक है। अगर हमें सेम डायरेक्शन में चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, x माइनस वाइन करेंगे। सेम काम अगर मैं अपोजिट के लिए करता हूं यानी उल्टा के लिए करता हूं तो इसको हमें ऐड करना पड़ता है। बस इतना बात आप लोग यहां से इस क्वेश्चन में जान लीजिए कि जब भी हमारे पास सेम डायरेक्शन होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उस चीज को हम लोग प्लस करेंगे। बस यहां से अगर ये जान गए, और यहाँ पे आपको पता ही है कि मेरे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। बस इसका यूज करना है इसी वाले क्वेश्चन में।
डिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो स्पीड इंटू में क्या करेंगे, टाइम कर लेंगे। स्पीड इंटू में अगर टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी आपके पास, स्पीड इंटू में टाइम करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। चलिए जरा मैं यहीं पे थोड़ा सा बता दूं या अगले पेज पे आप लोगों को लिए चलता हूं। तो अगले स्लाइड पे जो है सेम काम ये आप लोगों को यहां से समझ में आ गया है। अब जो है हमें ए और बी का करना है। तो देखो ए तथा बी जो है हमें एक समय पे चलना प्रारंभ करती है। चार विलियम चालों से एक ही दिशा पे चल रही है, यानी एक ही जब डायरेक्शन पे चलेगी तो एक ही डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सेम डायरेक्शन यानी एक दिशा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक दिशा। एक दिशा में चल रही तो क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे और किससे इंटू करेंगे, 5। और कितना चल रहा है, वो चल रहा है 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि x माइनस वाई ये किसके लिए है भैया, एक ही डायरेक्शन में ही चल रही है। कितना चल रही है, 5, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 100 कर रही है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू में 100, और ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, कट के आ जाएगा मेरे पास 20, यानी x माइनस वाई बराबर मेरे पास क्या आ गया, 20 आ गया। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट जो है लेट कर लेंगे। समझ में आई होप कि आपको बिल्कुल आ गया होगा। सेकेंड केस में हमें क्या करना है कि देखो सेम काम करना है और सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब देखो क्या करना है कि ए तथा बी सेम चल रही है और यदि कारों के भिन्न में जो है अलग अलग है और 5 घंटे पश्चात दोनों एक ही चाल पे मिलती हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में मिलती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल ना, इफ द कार मूव इन द डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड डिफरेंट दे मीट इन अ 5 आवर फाइंड द डिस्टेंस। यहाँ पे ना कुछ मिस हो गया भाई साहब। यहाँ पे एक और चीज है कि इफ दे ट्रेवल टूगेदर ईच अदर, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, टूगेदर ईच अदर, यानी अलग अलग जब चल रही हैं तो वो मीट कर रही हैं कितने, 1 आवर में। व्हाट इज द स्पीड, ये थोड़ा सा यहाँ से मिस प्रिंट हो गया है, यानी टाइपिंग जो है थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे जो होगा कि अगर वो अलग अलग चल रही हैं तो 1 घंटे के बाद जो है वो आपस में मिल रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए 1 प्लस में क्या करेंगे, वाई करेंगे। और कितने देर घंटे के बाद मिल रही है, 1 घंटे के बाद। लेकिन टोटल जो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, किलो कितना है, वो है 100। समझ में आ गया यहाँ से। तो हम लोग इस वाले पेज पे कर लेते हैं, x प्लस में y, है ना, इंटू का क्या आ जाएगा आपके पास, इंटू का 1 होगा, इक्वल टू में 100 होगा। तो दोनों बात यही हो जाएगी, x प्लस में y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसे इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, सेकंड लेट कर लेंगे। अब समझ में आ गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार हो गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप x माइनस वाई इक्वल टू में 20 और हो जाएगा x प्लस में y इक्वल टू में 100। देखो यहाँ से तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों सेम, प्लस 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 और माइनस है, दोनों वैल्यू सेम है, आपस में कट जाएंगे। यहाँ से 2x आ जाएगा और यहाँ से 120 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 120 डिवाइडेड बाई 2 जो कि कट के आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी 60 आ गया। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 60 आ गई है। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, यानी यहाँ पे 60 माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू में 20 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे इसको उधर लेके चलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 20, और y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 40 निकल के आ जाएगी, है ना। तो जो इसका स्पीड हो जाएगा मेरे पास, जो मैंने x माना था वो स्पीड हो जाएगा, इतनी स्पीड से वो चल रही है। और किलोमीटर कितना चल रही है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप समझ गए ना चीजों को तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं और एकदम आसान तरीके से सारी चीजों को, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये चीज। चलिए अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहेगा हमारा आज का इसमें का लास्ट, और इस पूरे एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आप लोगों को पता है थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट इसमें जो है हमने सारे क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो सेम आपको इसमें करना है कि एक आयत का जो है 9 वर्ग दे रखा है और लंबाई जो है 5 इकाई दे रखी है और चौड़ाई 3 इकाई, मतलब अलग अलग करके दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ, है ना, इसमें जो है हम लोगों को लेट करना है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। b क्या हो जाएगा, इसको हम लोग x मान लेंगे, और यहाँ से जो है इसका ब्रेथ जो है हमारा, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। और आप सबको पता है कि जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है, एरिया जो होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, x इंटू में y हो जाएगा, है ना। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है हम लोग चलेंगे कि ये देखिए क्या कह रहे हैं कि 5 लंबाई
और 3 चौड़ाई, है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x माइनस का 5 लंबाई हो गया और x प्लस का ये हो गया मेरे पास चौड़ाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको जरा मिटा देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ये यहाँ से जो है मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ से हो जाएगा x प्लस का y। ये जो हो रहा है कितना एरिया के बराबर हो रहा है और कितना यूनिट माइनस हो रहा है, 9 यूनिट जो है माइनस हो रहा है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x में x से करेंगे यानी x और यहाँ पे कितना हो जाएगा y हो जाएगा, अभी y है सॉरी, y प्लस में 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास xy और ये हो जाएगा मेरे पास 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू में xy माइनस का 9। इसको जो है थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देंगे, यानी ये x वाली जो वैल्यू है उसको एक साथ कर देंगे। कैसे, ये देखो x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस का xy हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 4y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो आपस में कट जाएगी, मेरे पास क्या बच जाएगी 3x माइनस का 5y, यहाँ पे माइनस में है उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6। हमारे पास ये इक्वेशन पहली जो है रेडी हो चुकी है। पहला इक्वेशन जो है हमारे पास तैयार हो चुका है। पहला जो इक्वेशन है वो क्या तैयार हो गया मेरे पास, 3x माइनस का 5y इक्वल टू में 6। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई है। अब सेम आपको यहाँ से इक्वेशन सेकंड भी बनाना है, सेम इसी के अकॉर्डिंग आपको सेकंड इक्वेशन भी तैयार करना है। x प्लस में 3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा y प्लस में 2 इक्वल टू में xy प्लस में 67 हो जाएगा। सेम आपको क्रॉस मल्टी यानी यही सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो xy प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू में xy प्लस में 6 7 हो जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा और x वाली टर्म जो है वो बच जाएगी। तो मेरे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, 2x प्लस में 3y, यहाँ पे 6 प्लस में है उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 61। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। तो इक्वेशन जो मेरे पास सेकंड आ गई है वो क्या आ गई है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 61। आप जो है इसको किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। चलिए इसको जो है हम लोगों ने जैसा सब इक्वेशन को मैंने अलग अलग करके बताया है, इसको चलो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू जो है इसको करके बताता हूँ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नियम लगेगा, यानी इसको हम लोगों को ढक लेना है ना। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, तो आप मैं यहाँ से आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको भी ये सारी चीजें जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये जो है प्रोसेस कैसे हो रहा है, ढकने वाला प्रोसेस है ना। तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 3 2 3 और यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 171 आ जाएगी और यहाँ से हो जाएगी 1/19। सेम आपको एक एक करके इक्वल कर देना है, यानी x अपॉन में 300 कितना है आपके पास 323 है, इसको किसके इक्वल करना है 1/19, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 329 डिवाइडेड बाय 9। ये कैंसिल हो जाएगा कितने से, तो भैया 17 से। अब इस 17 की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, है ना। तो 17 की वैल्यू अगर आप किसी में भी पुट कीजिएगा तो y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 17 आ गई है, y की वैल्यू कितनी आ गई है 9 आ गई है ना। तो यही हमारे निकालना ही था। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अपडेट जो भी है आप तक मिलती रहे और आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।